हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 फेब के न्यूज़। क्या था 14 फेब? चलिए मेन पेज पर आते हैं हम। हिट ऑफ द मोमेंट, दिस वाज द हॉटेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्ड। एनडीए में इज हेल्पिंग गवर्नमेंट डेवलप हिट एक्शन प्लान्स। तो हसनैन राइटर्स मेंबर एनडीए में ये एक देखेंगे। टैंगो विद पेरिस इज इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल इंडिया फ्रांस द टाइज सिग्नल स्टेबिलिटी। बोथ कंट्रीज में मेंटेन पेरिस के साथ देखेंगे। इन द लाइट वर्क अमेंडमेंट डील्स विद इशू टू इम्पोर्टेंट टू बी रश थ्रू पार्लियामेंट, दिस मस्ट बी डिस्कस thoroughly. After Trump's call with Putin, there are openings for peace in Europe. They must build beyond. मिक्स डबल का छोड़ दीजिए। कांग्रेस टू बी विजिबल पॉलिटिशियन। व्हाट्स न्यू इन आईटी बिल, ये देखेंगे। ब्लेयर हाउस वेयर पीएम मोदी स्टेइंग ड्यूरिंग वॉशिंगटन विजिट। अदानी एसएल विंड पावर प्रोजेक्ट, व्हाट टू नो। डिफेंस टू एनर्जी डीपनिंग ऑफ इंडिया टाइज अमिड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। चलिए ये भी देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस का थोड़ा सा चल रहा है अभी, वो यूएसए का भी चलेगा। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें? आईटी बिल से स्टार्ट करते हैं। आईटी बिल मतलब क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी इज इनकम टैक्स। चलिए देखते हैं। द इनकम टैक्स बिल 2025 which was introduced in Lok Sabha on Thursday intends to simplify India's 6-decade-old structure of direct taxation by streamlining provisions, removing obsolete references and creating a crisper and simpler legal framework. देखो, हमारा 60 सालों से सेम टैक्स रेजिम चल रहा था, डायरेक्ट टैक्स की स्पेशली बात की जाए तो ये क्या करने वाले हैं अभी का जो बिल आने वाला है, इनकम टैक्स बिल 2025 का। तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, ज़्यादा ऐसा वाइड था ना तो एक नैरो गैप करेंगे, मतलब नैरो, ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहेगी, प्रोविजंस रहेंगे। जो भी रेफरेंस थे एकदम डेंजर वाले रेफरेंसेस थे, कुछ कुछ कर नहीं सकते थे। आईटी रिटर्न्स के में प्रॉब्लम आ रहा था तो उसमें भी करेंगे। सिंपल रहेगा, क्रिस्पर रहेगा, शॉर्ट और सिंपल रहेगा। वंस पास बाय पार्लियामेंट द न्यू लॉ विल लाइकली बी कम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से आ जाएगा, मतलब एक साल है और। In FAQs released on Thursday, the Income Tax Department said the bill is straightforward, clear, easier to understand, with more than 57 tables compared to 18 in the Income Tax Act 1961। मतलब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, अभी तक हम वही चलते आ रहे थे, पर उसमें बस 18 टेबल थे, अभी इसमें 57 टेबल्स रहेंगे। Details that are of direct interest to taxpayers, including deductions, TDS and exemptions, have been provided in tabular format. तो टेबुलर फॉर्म में रहेगा सब, जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स रहेगा, कैसे टैक्स भर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सब। It is shorter, all provisos about 1200 and explanation about 900 have been removed. The word count almost half to 2.6 lakh from 5.2 lakh। मतलब एक तो शॉर्टर भी है और डिटेल में भी किया है और क्रिस्पर भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। एंड ऑल redundant provisions including those for capital gains deduction, dispute resolution that have seen amendments over the years omitted। तो जो जो डिस्प्यूट वाले थे, कैपिटल गेन्स वाले रिगार्डिंग थे, डिडक्शंस था, तो वो सब निकाल दिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट मतलब उसको ओमिट ही कर दिया है। There is no major change in the direct taxation structure, ensuring continuity and stability. The bill differs from the existing act in one significant way. While it specifies deductions for rent paid, life and health insurance, premium, contribution to provident fund and home loan among others, it does not provide a table for the tax rates for the old tax regime. Tax slabs in the new tax regime are provided in table format. तो डिफरेंट कैसे है? तो ये स्पेसिफाई कर रहा है डिडक्शंस करने, जो भी आपने किए, रेंट भरा है, लाइफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा अलग से स्पेसिफिकेशन दिया है इन्होंने। अभी एस्पेक्ट देखते हैं शॉर्टर और सिंपलर कैसे। 622 पेजेस का है लॉन्ग, अबाउट 24% शॉर्टर है। 823 पेज था इनकम टैक्स एक्ट। देर इज अ फोकस ऑन सिंपलर लैंग्वेज। तो सिंपलर लैंग्वेज की बात की, 23 चैप्टर है, फ्योर देन हाफ द 47 चैप्टर्स इन द इनकम टैक्स। मतलब 47 चैप्टर से इधर 23 चैप्टर से 16 शेड्यूल थे, दो मोर देन इन द एक्ट, तो 18 थे पहले इसमें। देर आर 536 सेक्शंस इन द बिल, ठीक है, ये सब ठीक है। टैक्स ईयर नो ए। Tax year, we use the concept of tax year, which has been defined as the 12-month period beginning 1 April। तो टैक्स ईयर वाला बोला है कि इन्होंने स्टार्ट किया है नया। In the case of a business or newly set up profession, the tax year will begin from the date it was set up and will end with the said financial year. Income tax will be levied on the basis of the economic activity and income earned in the tax year। तो वैसे ही टैक्स जैसे कलेक्ट करते वैसे होगा। तो आप इनकम टैक्स जो है वो लेवी करेंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और कितना इनकम आपने कमाया उस ईयर में। आय मतलब क्या, असेसमेंट ईयर है। एट प्रेजेंट इनकम टैक्स इज द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर which assesses tax on income earned in the previous year. For instance, income earned in the financial year is assessed in 2025-26 अप्रैल 2025, बिगिनिंग 2025 से।
तो देखो, इनकम अर्न्ड इन द फाइनेंशियल 2024-25 का अगर निकालना है तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का वो टाइमलाइन रहेगा, और एसेस करेंगे 2025-26 का। ठीक है, 2025-26 में इसका असेसमेंट करेंगे। प्रायर टू 1989 द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वर द, अच्छा ठीक है, ये ठीक है। सोशल मीडिया एक्सेस वर्चुअल डिजिटल स्पेस हैज बीन डिफाइंड इन द पावर्स टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज ड्यूरिंग सर्विस सर्चेस एंड सीजर्स टू इंक्लूड ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग अकाउंट्स, रिमोट और क्लाउड सर्वर्स एंड डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है डिफाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। Crypto as property, virtual digital assets such as cryptocurrency have been included in the definition of property to be counted as capital asset of the SSC along with the existing categories of immovable property such as land and, मतलब जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, इनको एज अ प्रॉपर्टी बोल दिया गया है। ठीक है, जैसे लैंड को भी जैसे प्रॉपर्टी बोला जाता है, वैसे इनको भी प्रॉपर्टी बोल दिया गया है। जैसे बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी, आर्किटेक्चर, वैसा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड देयर इज नो चेंज इन द स्कोप ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर द ये डिवीजन अंडर। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, रीजंस बिहाइंड इट, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम द। ठीक है, कैपिटल गेन्स एग्जम्पशंस, टेबुलर इलस्ट्रेशंस, इनकम एंड टैक्स रेट्स कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सब दिया है इसमें। आप एक बार पढ़ सकते हो, डायरेक्ट टैक्स कोड्स वगैरह एक ड्राफ्ट बिल आएगा अभी, तो वो भी देखेंगे। जब बिल आएगा तभी हम डिस्कस करने ही वाले, पर ये एक सिंपलीवर फॉर्मेट में दिया है। 1961 में देखो ये इतना था, ये अभी इतना हुआ है। शॉर्टर वर्जन कर रही है, जो कि अच्छी बात है। सिंपल रहना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कंप्लीट करके क्या मिलने वाला है हमें। ठीक है, इंडिया फ्रांस टाइज देखेंगे हम अभी ऊपर। चलिए, पेरिस के साथ देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। टेनिस इज अ मेंटल गेम, एवरीवन इज फिट, एवरीवन हिट्स ग्रेट फोर हैंड्स एंड बैक हैंड्स। ठीक है, टैंगो विद पेरिस इन एन इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल क्लाइमेट, इंडिया फ्रांस टाइज सिग्नल स्टेबिलिटी। देखते हैं अभी हमने क्या स्टेबल किया है। Talks between Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held this week on the sidelines of the multilateral AI Action Summit in Paris, co-chaired by the two leaders, signaled significant progress made in key areas. These include nuclear energy में हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है, डिफेंस, जॉइंट प्रोजेक्ट्स थर्ड कंट्रीज में, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन हैज इमर्ज्ड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज। तो न्यूक्लियर कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया फ्रांस टाइज का। Both countries have committed to jointly developing nuclear reactors as reflected in the signaled signed letter of intent on small modular reactors and advanced modular reactors। तो हमने जो जो दो कंट्रीज हैं हमारे, इन द सेंस इंडिया और फ्रांस, तो वो हम जॉइंटली डेवलप करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स। फ्रांस जो है ग्लोबल लीडर है न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में। ये क्रिटिकल एक्सपर्टीज देता है इंडिया के एक्सपेंशन प्लान्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग रहेगा। दिस अलाइंस विद द इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ जनरेटिंग 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। तो हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से निकालना है, जो कि हमने 2025-26 के इंडियन बजट में बोला गया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। French energy giant Electric de France is already working with nuclear power corporation of India to develop next generation reactors including the जैतापुर nuclear plant। तो उसमें आते हैं जैतापुर, which is set to become the world's largest with a proposed capacity of 9,900 मेगावाट का। तो जैतापुर में तो हमारा जो इंडिया और फ्रांस का जो फ्रांस की जो ईडीएफ है और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, तो वो मिलकर हम अभी जैतापुर में जनरेट कर रहे हैं रिएक्टर्स को, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रहेगा, जो कि कैपेसिटी रहेगी 9,900 की। दिस वॉज पीएम मोदी 6 विजिट टू फ्रांस। 6 विजिट हो गए हमारे। वाइल प्रेसिडेंट मैक्रोन लास्ट विजिटेड दिल्ली इन 2024 एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 75th रिपब्लिक डे। इंडिया मस्ट लेवरेज दिस स्पेशल रिलेशनशिप while insulating it from the systematic inefficiencies. Delhi's defense procurement process, for instance, has long suffered from delays caused by red tape policy revisions and budget constraints, factors that have slowed down military modernization. The ambitious Project 75I, aimed at acquiring 6 next-generation submarines with advanced air-independent propulsion technology, has remained stalled due to vendor negotiations and policy shifts. The Scorpion-class submarines under Project 75I, led with French collaboration, have also faced setbacks and delays. Additionally, India's nuclear energy cooperation is contingent on India reforming its laws to attract private and foreign investment that could provide much needed incentives to American and French nuclear power companies, whose projects have remained in limbo due to legal uncertainties। देखो, तो पहली बात तो जो इंडिया का 75th रिपब्लिक डे था, तो वहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट भी फ्रांस के जो थे प्रेसिडेंट, वो आ गए थे। तो हमारा जो दिल्ली का अगर देखा जाए तो इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है,
तो काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, रेड टेप है, पॉलिसी रिवीजन है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, तो वो थोड़ा स्लो डाउन करते हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को। और जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 75I, जो कि एम करता है 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स जो कि एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाने वाला है, उसमें भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आने लग गए। इवन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है 75I में ही है, तो वो भी हम फ्रेंच के कोलाबोरेशन से करने वाले, वहाँ पर भी सेटबैक देखने मिल रहा है। और इंडिया और फ्रांस के न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में भी थोड़ा सा हमें अट्रैक्ट करना चाहिए प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि जो ज़्यादातर इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिकन और फ्रेंच न्यूक्लियर पावर कंपनीज। तो उसके वजह से भी और थोड़ा सा लीगल अनसर्टेनिटीज है, तो उससे भी हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो कम, थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। Against the backdrop of an increasingly unpredictable global order, India and France need to maintain momentum in ties. US President Donald has done little to assuage fears around his announcement and promises, most recently with respect to Ukraine and Europe's security following his conversation with the Russian President Vladimir Putin amid uncertainty. France has emerged as a reliable partner for India. Acquisition of 36 Rafale fighter jets from France in 2016 further cemented military ties, while joint naval exercises in Indo-Pacific such as Varuna. ठीक है। देखो, अगर बात की जाए ग्लोबल ऑर्डर की, तो अभी तो काफ़ी हद तक हम अनप्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस का जो टाइज है वो अच्छा खासा मेंटेन रहे, क्योंकि यूएस बहुत सारा अलग अलग कुछ ना कुछ तो फियर्स डालते ही रहता है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आए। और जो हमारा 36 राफेल फाइटर जेट्स इन्होंने दिए थे, फ्रांस से आए थे हमें 2016 में, तो उससे और जो हमारे मिलिट्री टाइज है सीमेंट हो चुके हैं। और हम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं इंडो पैसिफिक में, जैसे कि वरुणा, वो भी एक शेयर्ड कमिटमेंट बोल सकते हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए। और फ्रांस ने हमें हर बार साथ दिया है हमारे जो की ग्लोबल इश्यूज है, जैसे कि जो हमारा इंडिया का परमानेंट सीट है यूएनएससी में, तो उसके रिगार्डिंग वो भी उनका सपोर्ट है। तो इसी तरह से हमने दिल्ली और पेरिस ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्राइज बनाना चाहिए, और हमारा जो पार्टनरशिप है वो सॉलिडिफाई करनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये था पूरा, अच्छा आर्टिकल था। बट बिल ठीक है, जब नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और एक बार देख सकते हैं हम, वैसे चांसेस कम ही है क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा कवर किया छोटे इसमें। ठीक है, अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये पढ़ के मुझे बताना इसमें कुछ अलग है क्या। थोड़ा जियो पॉलिटिकल इन्होंने ज़्यादा डालेंगे, नाटो वगैरह यूक्रेन का थोड़ा सा एंगल दिया रहेगा, पर आप मुझे बता सकते हो फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल, पर मेरे हिसाब से वो आर्टिकल इन्होंने समाप अच्छा किया है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, वो आर्टिकल से हीट ऑफ द मोमेंट देखते हैं अभी। एनडीए में हीट एक्शन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये खुद इंडिया में है, तो और भी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, इनको ग्राउंड रियलिटी पता रहती है। और सबसे खतरनाक है हीट वेव्स, हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर हीट वेव्स काफ़ी हद तक अभी बढ़ने वाले हैं। अभी तो समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल से तो हो जाएगा, अप्रैल मई में हो जाएगा, अभी तो और बढ़ने वाली है हीट। स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, फरवरी एंडिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग मोस्ट पीपल इज दैट disasters and accidents are meant for their neighbors and the many unknown people out there. No one thinks that calamity might strike them too, for which they need to remain prepared. Climate change has enhanced the frequency of disasters, and among them, a silent killer is a heat wave. India is experiencing more frequent, prolonged, severe heat waves. This extreme temperature poses significant risk to public health, infrastructure, livelihoods, और लेवल रीजन इट इज डोमेन ऑफ देखो, एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो डिजास्टर्स या फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हो, हमारे हमारे को तो नहीं हो गए, आजू बाजू लोगों को हो गए, और ये हमारे ऊपर तो नहीं आने वाला। पर ऐसा वो कभी नहीं सोचते कि जो ये सब चल रहा है हीट वेव्स वगैरह, ये खुद के ऊपर भी आ सकता है। और क्लाइमेट चेंज ने जो फ्रिक्वेंसी है डिजास्टर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली एक साइलेंट किलर निकल के आ रहा है जो कि है हीट वेव। और इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बार आती रहती है, प्रोलॉन्ग्ड है और सीवियर है। मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा आके जा रहा है, एक तो बहुत देर तक रह रहा है, प्लस बार बार आ रहा है, और सीवियर आ रहा है, मतलब पिछली बार से और सीवियर आ रहा है। अगर पिछली बार 40 डिग्री था, तो इस बार 41-42 डिग्री के आसपास प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आते रहता है। तो ये जो पब्लिक नॉलेज है इसमें बहुत कम है, और ये अफेक्ट कर सकता है हमारे टेम्परेचर की वजह से, क्या क्या होगा, पब्लिक हेल्थ पर नुकसान आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, लाइवलीहुड के ऊपर आ सकता है।
अभी हम देखते हैं एनडीए में विच मैनेजेस पब्लिक पॉलिसी एंड डिजास्टर्स हैज क्लासिफाइड हीट वेव्स एज अ सीरियस हजार्ड एंड टेकन इट अपॉन इटसेल्फ टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस. A two-day national heat wave workshop to bring all stakeholders together is being organized in the capital in this issue. The Paris summit's goal on keeping global temperature rise below 2 degrees Celsius centigrade have above pre-industrial levels is now almost impossible to achieve, according to an analysis. Breach the 1 डिग्री सेल्सियस. अभी देखो इन्होंने क्या बोला अभी इसमें ये पैराग्राफ में. पहली बात तो इंडिया में रिगार्डिंग बोल दिया कि ये जो है वो एक पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं डिजास्टर्स के रिगार्डिंग. अभी इन्होंने क्लासीफाई किया है हीट वेव्स को एज ए सीरियस हजार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पब्लिक अवेयरनेस के रिगार्डिंग इन्होंने अभी चालू किया है. एक 2 डे का नेशनल हीट वेव वर्कशॉप रहेगा. सभी स्टेक होल्डर जो भी है उनका ऑर्गेनाइज किया है कैपिटल में. कैपिटल कौन सा? दिल्ली में. ठीक है. और जो पेरिस का जो समिट गोल था कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हमें 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, पर अभी वो इम्पॉसिबल होने वाला है क्योंकि जो अभी हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस ब्रीच कर दिया है तो और डिफिकल्ट होने वाला है. अभी इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली हेल्थ हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पर असर करेगा. 90% ऑफ इंडियंस आर वल्नरेबल टू हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज. मतलब 150 करोड़ में से 140 करोड़ या फिर 135 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो हीट रिलेटेड इश्यूज से आने वाले हैं और ये बहुत डेंजर है. द स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम इज ओवर बर्डनिंग फैसिलिटीज पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज. द इकोनॉमी फेसेस प्रोडक्टिविटी लॉसेस एज द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स वर्क्स आउटडोर्स. The work balance estimates that India could account for 34 million job losses due to heat related decline by 2030. देखो एक तो 90% हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आने वाले, प्लस हेल्थ केयर सिस्टम हमारा उतना अच्छा खास है नहीं, तो उधर ओवर बर्डन आने वाला है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में. द इकोनॉमी फेसेस प्रोडक्टिव लॉसेस. तो प्रोडक्टिव लॉस होने वाला है क्योंकि वर्कफोर्स जो है ज़्यादातर तो बाहर ही काम करते हैं, तो उसकी वजह से वर्कफोर्स पर काम, अभी वर्कफोर्स ही पूरा बीमार गिर गया है, तो बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ है वो ठप हो जाएगी. और इसकी वजह से 34 मिलियन जॉब लॉसेस की चांसेस है 2030 तक. एलिवेटेड टेम्परेचर एक्सीलरेट इवेपोरेशन इंक्रीज वाटर डिमांड स्ट्रेनिंग ऑलरेडी लिमिटेड वाटर सोर्सेज. 54% ऑफ इंडियाज लैंड इज एक्सपीरियंसिंग हाई टू एक्सट्रीम हाई वाटर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट. एक तो बात है कि एक तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा. इवेपोरेशन इन द सेंस भाप बनेगी. भाप बनेगी मतलब जो वाटर की डिमांड है वो भी बढ़ेगी. पहले हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, उस पर और ये स्ट्रेन आने वाला है. प्लस 54% जो इंडिया का लैंड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है हाई टू एक्सट्रीम हाई वाटर स्ट्रेस. वाटर स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि उधर की पानी की कमतरता बहुत ज़्यादा है. ये मैंने बोल रहा हूँ, ये वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट बता रही है. ऐसे अगर आपने पॉइंट्स कोट किए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंग टू द WRI, मतलब बस WRI नहीं लिखना है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट लिखना है, एक बार ही WRI ब्रैकेट में लिखना है. और अगर कुछ पॉइंट आपको रिफ्लेक्ट करना है तो WRI लिख सकते हो, पर एक बार उनको एग्जामिनर को बताने की WRI का मतलब क्या है. ऐसा ना हो कि WRI लिखा और वो ढूंढते बैठेगा वो WRI क्या था क्या था क्या था, तो आपके मार्क्स गया, उसका टाइम वेस्ट, मतलब आपका -1 मार्क्स गया समझ लो. द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू डिक्लाइन इन वाटर लेवल्स. तो हमने और एक खतरनाक वाला बात है कि हम जो ग्राउंड वाटर है वो भी खत्म करने लग गए हैं क्योंकि वाटर की डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है और हमारी तो वाइल सप्लाई इज नॉट कीपिंग पेस, तो हमारा सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई है. हाई टेम्परेचर कैन ऑल्सो लीड टू क्रॉप फेलियर्स, रिड्यूस यील्ड्स एंड इंक्रीज्ड इरिगेशन डिमांड्स अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड वाटर मैनेजमेंट. तो ये देखो क्रॉप फेलियर्स आ सकता है, यील्ड्स कम आएगी, इरिगेशन डिमांड्स बहुत बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी में इशू आ सकता है, वाटर मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है. हीट वेव्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द पावर इंडस्ट्री इन इंडिया. तो पावर इंडस्ट्रीज पर भी इफेक्ट करेगा क्योंकि जो हमारे कूलिंग नीड्स है वो बहुत बढ़ने वाली है, एयर कंडीशनर्स और अदर कूलिंग सिस्टम, और हीट वेव में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी. और पावर की भी कमी होने वाली है. As per available data, 70% of power in India is produced by thermal power plants, which rely on water for cooling. High temperature can reduce their efficiency and increase the risk of overheating. तो जो हमें पावर सप्लाई करते हैं उसके लिए ही 70% पानी लगता है थर्मल पावर प्लांट्स में. अगर पानी की ही समस्या कम होने लग गई तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर से तो और भी उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी और ओवर हीटिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है. एनडीए में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर has played an active role in helping states, districts and cities develop heat action plan. तो हीट एक्शन प्लान की जरूरत है. अभी तक हमने इसकी समस्या क्या थी, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है वो हमने डिस्कस किया. अभी हम आते हैं सोल्यूशन पर. देखो ऐसा आर्टिकल लिखना है, ऐसे ही आपका आंसर भी होना चाहिए. तो अभी जो एनडीए में है और प्लस प्राइम मिनिस्टर इनके जो चेयरमैन रहते, तो उन्होंने मिलकर पूरा हीट एक्शन प्लान का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहता है कि जो हीट वेव्स है उसका जो इम्पैक्ट है उसे कम करे. इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल वर्कशॉप. तो पहला पॉइंट है नेशनल वर्कशॉप्स कर रहे हैं हम, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं एचएपी का हर एक ईयर में. सेवरल इनिशिएटिव लिए हैं मिटिगेट करने के लिए हीट वेव्स का, जो कि एक प्रायोरिटी हज़ार्ड है. गाइडलाइंस इशू किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल अथॉरिटीज़ को.
ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, फाउंडेशन रहेगा स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ के लिए, ताकि उनका खुद का एक एचएपी हो और इनेबल करे डिसेंट्रलाइज अप्रोच की तरह हीट वेव मैनेजमेंट की। डिसेंट्रलाइज अप्रोच मतलब क्या, सिर्फ सेंटर की तरफ ना रहे, स्टेट की तरफ आए और लोकल की तरफ भी आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पहले तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई धूप में घूमने से और प्रॉब्लम हो सकती है, तो एजुकेट करें पीपल को, हीट वेव रिस्क कितना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कितने आ सकते हैं। नेशनल फ्रेमवर्क हीट वेव मिटिगेशन मैनेजमेंट है, विच मेक्स दिस एफर्ट्स फर्दर, हैज बीन डेवलप्ड बाय एनडीएमए। इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम शॉर्ट टर्म हीट वेव रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। सेवरल इनोवेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो इनोवेशन भी कर रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म हीट वेव रिस्पॉन्स भी क्या है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस कैसे करना चाहिए, मिटिगेट कैसे करना चाहिए। देखो जब प्यास लगी तब हम कुआं खोदने लग गए तो ऐसा हो जाएगा। अभी जब मतलब समर सीजन नहीं है तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई समर सीजन मतलब हीट वेव के रिगार्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए, उसी को बोला जाता है क्या, लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। और अगर जब आ भी जाता है तो शॉर्ट टर्म हम मेजर्स क्या ले सकते हैं हीट वेव रिस्पॉन्स के लिए। और एक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट को। देखो जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है और हर एक सेक्टर का एंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इज एम्ड एट बेटर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, हर एक इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम किया, उन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की, तो ये हमें आसानी से हम इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। और ये सब पॉसिबल नहीं जब तक हमारे पास एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ना हो। दिस फ्रेमवर्क एक्सटेंड द फोकस फ्रॉम preparedness to mitigation, advocating for locally owned and context-specific HAPs. The approach has been included in multiple stakeholder sectors, including government agency, meteorologists, public health experts, and city planners. It has actively encouraged continuous consultations with stakeholders. देखो हम बस अभी एनवायरनमेंट वालों को नहीं पकड़ सकते, तो सभी स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट आ गए, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ गए, मेट्रोलॉजिस्ट आ गए, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आ गए, सिटी प्लानर्स आ गए, तो सभी को इसमें शामिल होना इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। Key institutional efforts have involved encouraging states to identify heat as a disaster for better resource allocation. तो हीट को भी एक डिजास्टर ऐसा घोषित किया है ताकि बेटर रिसोर्स एलोकेट हो जाए। Officers with specific responsibility towards heat waves have been designated with clear-cut responsibilities. States are being mandated to conduct periodic updates of HAPs, with multiple departments being involved, including urban planning, healthcare, and labor. It is important to strengthen coordinating mechanisms. तो वही है मल्टी सेक्टरल अप्रोच की रिगार्डिंग इन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे हमें अच्छा खासा मदद हो जाएगी अगर अच्छे से किया तो देखो एचएपी तो काफ़ी हद तक इंडिया में इंक्रीज हो गए, इम्प्लीमेंटेशन ही एक प्रॉब्लम आ सकता है। फोकस रहेगा स्केलिंग अप सक्सेसफुल इंटरवेंशन एंड इंश्योरिंग लोकल ओनरशिप। एग्जाम्पल, एडॉप्शन ऑफ कूल रूफ्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग इनकरेज। तो देखो जो ठंडे छत रहते हैं उसके ऊपर फोकस किया तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। और प्रिपेयर्डनेस पे फोकस रहेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे फोकस रहेगा, और ये आईएमडी एनडीए में कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा स्ट्रेंथन हो, ताकि जो है लोकलाइज्ड हीट अलर्ट्स दिया जा सके। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल रहना चाहिए, रिवाइजिंग वर्किंग आवर्स एंड प्रोवाइडिंग कूलिंग वेस्ट फॉर आउटडोर वर्कर्स और अमंग द प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन। तो एक वेस्ट वगैरह अच्छा सा, और जो वर्किंग आवर्स है दोपहर का थोड़ा सा कम रखना चाहिए। और कंसेप्ट जो है कूल रूम विद एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर हाई रिस्क अर्बन एरियाज में टेम्पररी सोल्यूशन के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रैवल और फ्रीक्वेंट मूवमेंट होनी चाहिए, जो बार बार ट्रैवल करते रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है वैसे। Health system is critical component with hospitals and primary healthcare centers with basic heat management protocols, with water becoming more scarce, promoting rooftop urban water harvesting, water kiosk in vulnerable। तो देखो हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के उसमें भी बेसिक हीट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देना चाहिए। और वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केर्स होने वाला है आगे जाके, तो हम प्रमोट कर सकते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि छत वगैरह पर पानी हम बचा के उसको स्टोर करके हम पी भी सकते हैं, अच्छा पानी रहता है, सबसे फ्रेश वाटर रहता है बारिश का। तो ये सब अच्छा था। हीट वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स के ऊपर मेंस में तो आना ही पक्का ही है। मेंस का ये लिख लो, लगा तो ये आर्टिकल निकाल के आप कर सकते हो। अच्छा लिखा है इन्होंने, इसको बोलते हैं इन डेप्थ स्टडी, पूरे एंगल्स कवर किए इन्होंने, देखा। मेंबर है बस, ये चेयरमैन तो और भी खतरनाक है, स्पेशली मेंबर्स को ही ज़्यादा मालूमात रहती है एनडीएमए की। अभी बस इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम करना है, क्योंकि हो जाएगा मेरे हिसाब से। चांसेस कम है कि अभी कुछ मिलेगा। चलिए फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। कोशिश करिएगा जो होमवर्क दिया है वो अच्छे से करें, ट्राई करें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें, पहले खुद से ट्राई करें कौन से आर्टिकल्स आप निकाल सकते हो। उसके बाद
जब ये वीडियो आएगा तब आप रेफर कर सकते हो कि कैसे क्या कैसे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।